भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पंचांग स्वस्वंत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत की राष्ट्रीयता भारतीय। भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 2 अक्टूबर गांधी जयंती। भारत के कितने नाम आर्यभट्ट, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। भारतीय संविधान सभा एवं प्रस्तावना। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस बिल के माध्यम से की गई थी? उत्तर स्वराज बिल। स्वराज बिल को तैयार किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा का गठन किसके प्रस्तावों के अनुरूप हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा के संगठन के लिए चुनाव कब हुआ? नवंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा पुनर्गठन कब हुआ? 3 जून 1947। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? BN राव। संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति ने भारत के किस संविधान को तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सुपुर्द किया? 3 फरवरी 1948।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप में कब अंगीकार किया? 26 जनवरी 1949। भारतीय संविधान किस तिथि से प्रभावी हो गया? 26 जनवरी 1949। संविधान को 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस अनुच्छेद को प्रवर्तित किया गया? नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से संबंधित। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुए? 63,96,729 रुपया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। किसे देश के संविधान को सबसे लंबा तथा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है? भारतीय संविधान। मूल रूप से स्वीकृत संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद थीं? 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। मंत्री जवाहरलाल नेहरू। विभाग कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। मंत्री वल्लभ भाई पटेल। विभाग गृह, सूचना एवं प्रसारण। मंत्री बलदेव सिंह। विभाग रक्षा। मंत्री जॉन मथाई। विभाग उद्योग तथा आपूर्ति। मंत्री श्री राजगोपालाचारी। विभाग शिक्षा। मंत्री CH भाभा। कार्य खान एवं बंदरगाह। मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि। मंत्री आसफ अली। रेलवे। मंत्री जगजीवन राम। विभाग श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य। मंत्री लियाकत अली खां। विभाग वित्त। मंत्री II चुंद्रीगर। विभाग वाणिज्य। मंत्री अब्दुल रब नफ्तर। विभाग संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल। विभाग विधि। मंत्री गयांतर अली खां। विभाग स्वास्थ्य। किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मनोभाव एवं आदर्शों को व्यक्त करता है? प्रस्तावना। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से किनकी सोच थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JV कृपलानी, TT कृष्णामाचारी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रस्तावनाओं में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसकी प्रभु संपन्नता जनता में निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द का अभिप्राय क्या है? भारत सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ? 1 बार।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन। किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 43वां संशोधन 1976। कौन से संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया? 42वां 1976। किस तिथि को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य था कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1949। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? 1896। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर का कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। संविधान की प्रस्तावना में मुख्य बातें क्या सन्निहित है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान में आर्थिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था कहाँ की गई? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं प्रस्तावनाओं तीनों में। भारत का संविधान एकात्मक एवं संघात्मक का सम्मिश्रण है, यह किसका कथन है? डी बसु। भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक अधिक अर्थात अर्धसंघीय, यह किसका कथन है? केसी वहियर। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत संविधान का प्रमुख उपबंधन। विदेशी स्रोत ब्रिटिश संविधान, संविधान का प्रमुख उपबंधन। संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता। विदेशी स्रोत अमेरिका का संविधान, संविधान के प्रमुख उपबंध मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी उपबंध। विदेशी स्रोत आयरलैंड का संविधान, संविधान के प्रमुख उपबंध नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की स्थापना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। विदेशी स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान, संविधान के प्रमुख उपबंध प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का उपबंध, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। विदेशी स्रोत कनाडा का संविधान, संविधान के प्रमुख उपबंध संघीय शासन व्यवस्था। विदेशी स्रोत रूस का संविधान, संविधान का प्रमुख उपबंध मूल कर्तव्य। विदेशी स्रोत फ्रांस का संविधान, संविधान का प्रमुख उपबंध गणतंत्रीय व्यवस्था। विदेशी स्रोत दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संविधान का प्रमुख उपबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान। विदेशी स्रोत जापान का संविधान, संविधान के प्रमुख उपबंध विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का उपबंध, इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। विदेशी स्रोत पश्चिमी जर्मनी का संविधान, संविधान के प्रमुख उपबंध आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय। संविधान के भाग विषय। प्रथम भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा भाग नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा भाग मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35।
चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 4 क में मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 क। पांचवा भाग संघ अनुच्छेद 52 से 151। छठा भाग राज्य अनुच्छेद 152 से 237। सातवां भाग प्रथम अनुसूची के राज्य भाग ख राज्य यद्यपि 7वें संशोधन द्वारा लगाए गए अनुच्छेद 238। आठवां भाग संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 239 से 242। नौवां भाग 7वें संशोधन द्वारा निर्मित उपबंध अनुच्छेद 243। 10वां भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 क। 11वां भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। 12वां भाग वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 क। 13वां भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307। 14वां भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तथा 14 क अधिकरण अनुच्छेद 308 से 323। 15वां भाग निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। 16वां भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। 17वां भाग राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से 351। 18वां भाग आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। 19वां भाग प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367। 20वां भाग संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। 21वां भाग अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। 22वां भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रमुख अनुसूचियाँ। प्रावधान। पहली अनुसूची राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद से सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि। तीसरी अनुसूची व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञा का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध। सातवीं सूची विषयों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वितरण। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची कुछ भूमि सुधार अधिनियमों का विधिमानकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी उपबंध तथा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यताएं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधी प्रावधान। 12वीं अनुसूची नगरपालिका संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान की सूचियाँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची
संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधिका अर्थात संसद को है। संविधान को लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में 99 विषय हैं, जिनमें प्रमुख रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, पराभरण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, मुद्रा, सिक्के, तीनों सेनाएं, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि, भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य सूची, इसमें उन विषयों को शामिल किया गया जो स्थानीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इनके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। समवर्ती सूची, इस सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। संविधान के लागू होने के समय इस सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में 52 विषय हैं। उनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह विधि द्वारा किसी राज्य का निर्माण, राज्य का क्षेत्र घटाने तथा बढ़ाने के अतिरिक्त राज्य की सीमा में परिवर्तन के साथ उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 2। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 5 से 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। विधिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन। राष्ट्रपति में निहित संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश एवं उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने के उपबंध किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। संघीय ढांचे और संघ तथा राज्यों के संबंधों एवं संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संबंधी उपबंध आधारित है कनाडा के संविधान पर। सप्तम अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्य तथा समागम और संसदीय विशेष अधिकारों से संबंधित उपबंध लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी तथा पंथ
निरपेक्षता शब्द शामिल किए गए। 42वें संशोधन 1976 द्वारा। संविधान में उल्लेखित आपात संबंधी उपबंध शामिल किए गए हैं जर्मनी के संविधान से। नागरिकता संबंधी उपबंधों के अधीन भारत के समस्त लोगों को प्रदान की गई है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य के क्षेत्र में रह रहा है तथा जो इससे ठीक पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास रहा, भारत का नागरिक होगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 में। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारत की नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसे संसद ने कब पारित किया? नागरिकता कानून संशोधन 1992। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 9 में। संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 11। प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 10 में। भारत में संविधान के किस भाग के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 12 से 35 तक। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किस सूची में शामिल किया गया? केवल विधिक कानूनी अधिकार के रूप में। किस अनुच्छेद के तहत सभी विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई? अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया गया। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई। अनुच्छेद 16 में। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर इसे दंडनीय माना गया? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1955 में। कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 18। किस अनुच्छेद के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई? अनुच्छेद 19। यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग को पृथक करवाने के लिए प्रचार करे तो उसकी अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। इसका प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? 16वां संशोधन अधिनियम। अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रेस को व्यवस्थापिका की कार्यवाही के प्रशासन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसका प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो तथा व्यक्ति को एक अपराध के लिए
केवल एक ही बार दंड किया जा सकता है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 20 में। किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रक्रिया विशेष रूप से कार्यपालिका द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 21 में। मानव के दुर्व्यवहार पर बलात्श्रम पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 23 के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी संकटमय जीवन में नहीं लगाया जाएगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 में। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 द्वारा। किसी भी व्यक्ति को धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए विनियोजित किए जाते हैं। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 27 में। राज्य विधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 28 में। भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार है। साथ ही राज्य शिक्षा संस्थाओं की सरकारी सहायता देने में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 30 में। उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ऐसे आदेश या रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण जारी करने का अधिकार है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों पर समाहित किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 51 क भाग 4। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अधिकांश निर्देशों का ध्येय आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। यह कथन है डी बसु का। इन निर्देशकों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। यह किसका कथन है? डॉक्टर पायली। नीति निर्देशक तत्वों के अधिकांश सिद्धांतों में दर्शन होता है फेबियन समाजवाद का। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू हो सकते हैं, जबकि निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 38 में। सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 क में। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य
स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं दी जाए तथा उनकी नैतिक आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 39 में। राज्य काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे वर्णित है अनुच्छेद 42 में। राज्य कर्मकारों के लिए काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा और ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 43 में। राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रबंध करेगा अनुच्छेद 45 में। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 44 में। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और धर्म संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा अनुच्छेद 46 में। राज्य नागरिकों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का, लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा अनुच्छेद 47 में। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा अनुच्छेद 48 में। राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य अनिवार्य रूप से कार्य करेगा अनुच्छेद 49 में। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करेगा अनुच्छेद 50 में। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्र के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 51 में। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सरकारी कार्यों की जानकारी देता है अनुच्छेद 78। भारतीय संसद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 79। लोकसभा में राज्यों से अधिकतम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है 530 अनुच्छेद 81A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 93। संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। राज्यसभा की विशेष शक्ति किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया।
मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा संशोधन 1952, लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन। सातवां संशोधन 1956, राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया तथा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर दिया गया कि किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। 8वां संशोधन 1960, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 9वां संशोधन 1960, प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां संशोधन 1961, दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962, संविधान में अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 14वां संशोधन 1963, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधान सभाओं की व्यवस्था की गई। 15वां संशोधन 1963, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। 18वां संशोधन 1966, पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना। 21वां संशोधन 1967, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को भारतीय भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। 22वां संशोधन 1968, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन 1971, संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। 27वां संशोधन 1971, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना। कुछ संघीय क्षेत्रों के प्रशासन को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 31वां संशोधन 1974, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। 36वां संशोधन 1975, सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश। 42वां संशोधन 1976, क संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। ख इसके द्वारा मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। ग इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। घ लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यस्थल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। ड निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। च इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल,
वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। 6. यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों में। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन 1979 विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आपातकाल जब आंतरिक उपद्रव के अधिकार पर नहीं बल्कि शस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 52वां संशोधन 1985 संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन किया गया तथा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 53वां संशोधन 1986 संघीय क्षेत्र मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 57वां संशोधन 1987 मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 59वां संशोधन 1988 इसमें व्यवस्था की गई कि पंजाब में कुल 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जीवन तथा सुरक्षा के अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। 70वां संशोधन 1992 दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान। 71वां संशोधन 1992 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संशोधन 1992 संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन 1993 शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 75वां संशोधन 1993 किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। 76वां संशोधन 1994 तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। सतहत्तरवां संशोधन 1995 नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा। 78वां संशोधन 1995 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया और इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ अधिनियमों की संख्या 284 हो गई है। 79वां संशोधन 2000 79वां संशोधन सन 2000 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
80वां संवैधानिक संशोधन जून 2000। इस संशोधन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। 81वां संवैधानिक संशोधन जून 2000 ईस्वी। इस संशोधन का उद्देश्य राज्यों के वित्तीय साधनों में वृद्धि करना। अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 82वां संवैधानिक संशोधन सितंबर 2000। इस राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नतियों के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति दी गई। 83वां संवैधानिक संशोधन सितंबर 2000। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उससे यह छूट प्रदान की गई है। 84वां संवैधानिक संशोधन सन 2002। लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने संबंधित 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। 85वां संवैधानिक संशोधन 2002। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा। 93वां संवैधानिक संशोधन। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा गारंटी बिल 2013। सभी नागरिकों को भोजन की गारंटी देने का अधिनियम। महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करता है, उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। विशेष अधिकार प्रस्ताव। यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव रख सकते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव। जब कोई विशेष घटना घटित हो या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य प्रस्ताव कर सकता है सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर इस विशेष घटना, स्थिति या प्रश्न पर ही विचार किया जाना चाहिए। इसे ही कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव। बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव के विचार के लिए स्वीकृति देना अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। निंदा प्रस्ताव। शासन या किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति या उसके कार्यों की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल या दलों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष सोचते हैं कि प्रस्ताव नियमानुसार है तो वे स्वयं प्रस्ताव को सदन में पढ़ते हैं। यदि लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अध्यक्ष उसे विचार हेतु स्वीकार करते हैं। विचार पूरा होने के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता है। यदि लोकसभा अपने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अधिवेशन। संसद के एक अधिवेशन के अंतिम दिन और दूसरे अधिवेशन के प्रथम दिन के बीच 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। प्रश्नकाल। प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है। इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी बातों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न द्वारा सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। अतारांकित प्रश्न की स्थिति में संबद्ध मंत्री द्वारा सदन के पटल पर लिखित उत्तर रखा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न का संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक मामले से होता है जो किसी प्रश्न के लिए निर्धारित समय की सूचना के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न मंत्री के
द्वारा दिए गए किसी उत्तर की बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न पत्र कहते हैं। शून्यकाल, सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल के रूप में रखा जाता है। इस समय में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता। इस समय में बिना पूर्व सूचना के सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर विचार आवश्यक समझा जाए। धन विधेयक, साधारणतया आय व्यय से संबंधित सभी धन विधेयक कहे जाते हैं। साधारण विधेयक मंत्रियों अथवा संसद के निजी सदस्यों द्वारा संसद के किसी सदन में रखे जा सकते हैं। बजट उस वित्तीय प्रलेख से होता है जो कार्यपालिका द्वारा प्रति वर्ष विधिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की सारी प्राप्तियों तथा व्ययों एवं अगले वित्तीय वर्ष के आय व्यय संबंधित अनुमानों का पूरा विवरण रहता है। आकस्मिकता निधि, इस निधि में जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकेगा। सामान्य स्थिति में इस निधि से संसद की स्वीकृति के बिना धन नहीं निकाला जा सकता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति इस मद से अग्रिम धनराशि निकाल सकता है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जा सकता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका हिस्सा दे देने के पश्चात जो धन विशेष बचता है उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है। साझा सरकार, जब सरकार का गठन किसी एक दल से न होकर विभिन्न दलों के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है, इस प्रकार गठित सरकार को ही साझा सरकार अथवा मिलीजुली सरकार कहा जाता है। गिलोटिन, व्यवस्थापिका में जब किसी विधेयक पर मतदान का समय निश्चित कर बहस को सीमित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव, निर्धारित समय के पूर्व आवश्यक होने पर कराए जाने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव की संज्ञा दी जाती है। अध्यादेश, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा व्यवस्थापिका के 2 सत्रों के बीच आवश्यकता पड़ने पर जो आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अध्यादेश कानून के समान ही प्रभावी होता है, किंतु उसका प्रभाव एक निश्चित अवधि तक ही रहता है। त्रिशंकु संसद, सामान्यतः संसद में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से जो संसद अस्तित्व में आती है उसे आम बोल चाल की भाषा में त्रिशंकु संसद कहा जाता है। सचेतक किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी वह आदेश है जिसके माध्यम से उस दल के सदस्यों को बहस एवं मतदान में भाग लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। श्वेत पत्र, राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस रिट मुकदमा को न्यायालय किसी प्राइवेट व्यक्ति और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध निकाल सकते हैं। इसमें इनको यह आज्ञा दी जाती है कि वह बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें तथा बंदी बनाने का कारण न्यायालय को बताएं। परमादेश, यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन या उन व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो लोक कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इनके साथ ही साथ यह सरकार तथा अवर न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। प्रतिषेध की रिट उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने अवर न्यायालयों के विरुद्ध निकालते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें अधिकारिता की सीमा का अतिक्रमण करने से रोका जाता है। उत्प्रेषण, यह रिट भी न्यायालयों अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। यह रिट किसी निर्णय के उपरांत ही दी जाती है। उस रिट द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण निर्णय को समाप्त किया जाता है। अधिकार परीक्षा, यह न्यायालय द्वारा तब निकाली जाती है जब किसी अवैध व्यक्ति ने लोक पद हथियार लिया हो, यद्यपि यह लोक पद किसी कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा बनाया गया है। यह एक विवेकाधीन उपचार है। लेखानुदान,
जब सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा लेखानुदान दोबारा ही सरकार के लिए अग्रिम धन राशि को उपलब्ध कराती है। अनुपूरक अनुदान, जब व्यय के लिए प्राधिकृत राशि अपर्याप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में अनुपूरक अनुदान संबंधित प्रस्ताव पेश कराया जाता है। इस प्रस्ताव के साथ वित्त विधेयक जैसी कार्य प्रणाली अपनाई जाती है। छात्रावासन, संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना छात्रावासन कहलाता है। यह कार्य राष्ट्रपति ही करता है। स्थगन, संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती है तथा किसी विशेष बैठक को समाप्त करना संसद का स्थगन कहलाता है। स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात अध्यक्ष या सभापति का होता है। विघटन, संसद का विघटन मात्र लोकसभा से ही संबंधित है। विघटन के पश्चात चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्राप्त होता है।